शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को हम लोग गहराई से पढ़ रहे हैं, यानी हम उन अछूते पहलुओं को भी यहां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आज तक आप लोगों के समक्ष पहुंचे ही नहीं होंगे। और इतनी गहराई से आपको किसी एक पुस्तक में यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम विभिन्न शास्त्रों से, शास्त्रकारों से यह ज्ञान संजोकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग इस श्रृंखला में भावों को पढ़ रहे हैं, राशियों को पढ़ रहे हैं और नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं। वर्तमान में हम इन 3 विषयों पर ही चर्चा कर रहे हैं और वह क्रमशः कर रहे हैं। हम भावों में सप्तम भाव तक पढ़ चुके हैं, राशियों में वृश्चिक राशि तक हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और नक्षत्रों में हमने 18वें नक्षत्र ज्येष्ठा तक पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। और वर्तमान में हम नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मूल नक्षत्र बढ़ रहे हैं, यानी 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र। हम इसके 2 पाठ पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज यह मूल नक्षत्र का 3रा और अंतिम वीडियो होगा। आज से पूर्व के जो भी वीडियो हैं, जो भी पाठ हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं विषय को आपके समक्ष रख पाने में समर्थ हुआ हूं, आपको जानकारी उपयोगी लगी है, सभी विषयों की बात कर रहा हूं जो अभी तक आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं और कर रहा हूं, यदि आपको जानकारी उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि गहराई को छू पाने में मैं कहीं ना कहीं सक्षम हुआ हूं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है मूल नक्षत्र भाग 3। आज हमारी पाठ संख्या है 72। मूल नक्षत्र के 2 वीडियो में हम मूल नक्षत्र को समझ चुके हैं और मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को भी हमने समझ लिया है। हम यह समझ चुके हैं कि मूल नक्षत्र 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि के अंतर्गत आता है और उसका स्वामी केतु है। हमने नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं को पढ़ा, उन पहलुओं को विश्लेषित करते हुए हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया। तत्पश्चात द्वितीय भाग में हमने उन्हीं पहलुओं को समझते हुए जातकों को विश्लेषित किया। तो जातकों का जो विश्लेषण हमारे समक्ष निकल कर आया, उसके कुछ मुख्य बिंदु की मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। यहां जो इस नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, आकर्षक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी भी विषय की तह तक पहुंचने वाले होते हैं। नकारात्मक पहलू होते हैं, नशे की आदत हो सकती है, ड्रग्स की आदत हो सकती है, सेक्सुअलिटी ज्यादा हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो सकते हैं सेक्सुअलिटी के मामले में, ओवर एक्टिव भी कह सकते हैं आप उसे। हम सकारात्मकता की बात करें तो आध्यात्मिकता इनके अंदर होती है, गुप्तता होती है इनके अंदर, यानी गुप्तता से सोचने वाले होते हैं, चारों दिशाओं में सोचने वाले होते हैं। हमने जड़ से समझा था कि जड़ें जो चारों दिशाओं में फैली रहती हैं, जो चारों दिशाओं में सोचने वाले होते हैं, यानी कि हम गहराई की बात भी यहां कर चुके हैं। और चूंकि केतु की बात हुई, तो केतु पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो टैलेंट्स हैं, जो गुण हैं, उन गुणों को इस जन्म में भी परिलक्षित करता है। हमने यह भी पिछले वीडियोस में समझ लिया था। यह जातक आशावादी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ नकारात्मकता यह होती है इनके अंदर कि विपत्तियों से डर के या उनका सामना करने की बजाय यह परिस्थितियों में फंसकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं।
तो यह हमने पिछले वीडियोस में यहां तक समझ लिया था। आज हम इन्हीं सब चीजों को चरणों में विभक्त करके, वर्गीकृत करके, प्रत्येक चरण के हिसाब से हम जातक को समझेंगे। तो बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट धनु राशि। और जब हम नवांश की बात करते हैं तो चूंकि पिछले नक्षत्र के अंतिम चरण में हमने नवांश चक्र पूर्ण कर लिया था, तो यहां से पुनः एक नया नवांश चक्र प्रारंभ होता है। तो यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है मेष राशि। और जब हम दृष्टिकाल की बात करते हैं तो धनु राशि में यहां 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक धनु का ही दृष्टिकाल होगा। तो यहां नक्षत्र स्वामी केतु की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नवांश स्वामी मंगल की ऊर्जा और दृष्टिकाल स्वामी गुरु यानी कि गुरु की तीव्र ऊर्जा यहां देखी जा सकती है। तो इस नक्षत्र चरण में जो जातक जन्म लेते हैं वह आशावादी होते हैं। वास्तविकता और ज्ञान के पहलू, किसी भी पहलू के शोध में यह जातक शामिल होते हैं और इस जिज्ञासु भावना को भौतिक और वैज्ञानिक दुनिया के जांच में उतना ही लागू किया जा सकता है जितना कि आध्यात्मिक स्तर पर। हमने कहा आशावादी होते हैं और यह आशावादी होना इनके जीवन में तब तक होता है, यानी कि यह आशावादी रवैया तब तक अपनाते हैं जब तक इनकी कुंडली में केतु बली अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, यानी कि बलशाली हो, तो इनकी आशावादिता बनी रहती है। अगर यह जातक आध्यात्मिक रूप से कम विकसित होते हो, यानी अगर आध्यात्मिकता इनके अंदर बहुत अधिक नहीं आ पाई है जिन जातकों के अंदर, तो उन जातकों के अंदर आप स्वार्थीपन देख सकते हैं, आत्म केंद्रीय जातक देख सकते हैं, यानी उनके अंदर सेल्फ सेंटर्ड जिसको बोलते हैं आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति वह यहां देखी जा सकती है। यह जातक स्वतंत्र होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी प्रतिभा के बल पे ही आगे बढ़ते हैं। यह जातक मध्यम आयु के बाद में सम्मानित होते हैं और अक्सर पेशेवर दायरों में यह जातक अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। छोटे पदों पर, यानी कि आप कह सकते हैं किसी के अधीन रहकर, यह जातक अधिक लंबे समय तक कार्य नहीं करते हैं। हम पूरे मूल नक्षत्र में अगर देखें तो यहां मूल नक्षत्र के लगभग सभी जातकों के साथ यह बात हो सकती है कि इनके बचपन में 5, 6, 7, 8 इस उम्र के आसपास कोई जलने की या कोई दुर्घटना का योग बनता है। यानी इस उम्र के आसपास या तो इनको जलने की कोई घटना हो सकती है या किसी प्रकार की दुर्घटना इन जातकों के साथ हो सकती है। और यही पुनरावृत्ति जो होती है लगभग आप कह सकते हैं 33 से लेकर 38 के मध्य यह पुनरावृत्ति होती है किसी दुर्घटना की या आग से जलने की। यह हो सकती है, लेकिन कई बार अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो कई जातकों के सिर से यह टल भी जाती है। हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी भी बात को केवल नक्षत्र के स्तर पे फलित ना माना जाए, बहुत से पहलू अभी बाकी हैं इसमें। हाँ, यह जातक शिक्षित होते हैं, समर्पित होते हैं, कुछ अहंकारी हो सकते हैं। अगर इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों के बच्चों की बात करें तो इनके बच्चे या तो कम होते हैं या होते ही नहीं। और इस नक्षत्र चरण में जो ग्रह शुभ होते हैं वह सूर्य, बृहस्पति, मंगल, केतु इस चरण में बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं और शुभ होते हैं। अगर हम चंद्र की बात करें, यानी अगर यह नक्षत्र जो है वह चंद्र नक्षत्र हो, यानी चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो जन्म के समय पर, तो यह मूल के नक्षत्रों में गिना जाता है, यानी गंडमूल जिसकी बात करते हैं। तो यहां जातक के पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह मूल की बात हो रही है। तो प्रथम चरण में जन्मे हुए जातकों के पिता के ऊपर
जो पिता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर दिखाई दे सकता है। अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है य। तत्पश्चात हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण जो कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक धनु राशि के अंतर्गत आता है और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है वृषभ नवांश की ऊर्जा और दृष्टिकोण वही धनु का। तो नक्षत्र स्वामी केतु की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नवांश स्वामी शुक्र की ऊर्जा और दृष्टिकोण स्वामी गुरु की ऊर्जा। तो यह प्रथम 3 चरणों में गुरु की ऊर्जा आपको विशेषकर दिखाई देगी और बाकी जो ग्रह हैं उनकी ऊर्जाएं भी आपको यहां परिलक्षित हो ही रही हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक मेहनती होते हैं, उनका अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित होता है। हां, प्रकृति इनकी भौतिक हो सकती है लेकिन आध्यात्मिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। इन जातकों में ललित कला देखी जा सकती है, संगीत देखा जा सकता है, चित्रकला देखी जा सकती है और इस प्रकार की कई कलात्मक प्रतिभाएं इन जातकों में देखी जा सकती हैं। अगर इस नक्षत्र चरण में जो ग्रह होते हैं तो वह बाधाओं एवं संघर्षों का कारण बन सकते हैं। यह विशेष तौर पे आप कुंडली विश्लेषित करते समय देख सकते हैं कि यदि इस नक्षत्र चरण में जो ग्रह आएंगे तो वह कहीं ना कहीं बाधाओं और संघर्षों को बढ़ा सकते हैं। अक्सर यह जातक दयालु होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लगनशील होते हैं और अपने संघर्षों से अनुभव लेने वाले होते हैं। इन जातकों को दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है, यानी कि हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है, आंखों में समस्याएं हो सकती हैं। गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्र इस नक्षत्र चरण में अच्छे फल प्रदान करते हैं। जातकों में यौन उन्मुक्तता के लक्षण कुछ हद तक देखे जा सकते हैं और सभी जातकों में नहीं लेकिन कुछ जातकों में देखे जा सकते हैं। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। यहां हम इस नक्षत्र चरण की विशेषकर बात कर रहे हैं और यदि यह चंद्र नक्षत्र हो तो हम मूल की बात करेंगे। तो चंद्र नक्षत्र होने की वजह से यहां यानी कि इस नक्षत्र चरण में जो जातक जन्मे हैं उनकी मां के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उनसे अलगाव की स्थिति आ सकती है। ऐसी कई परिस्थितियां जातक के जीवन में बन सकती हैं। और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करेंगे तो वह है यो। तत्पश्चात हम तृतीय चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक धनु राशि के अंतर्गत आता है, यहां मिथुन नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और दृष्टिकोण में धनु दृष्टिकोण होता है। तो केतु की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, मिथुन से बुध की ऊर्जा और दृष्टिकोण के गुरु की ऊर्जा। यह नक्षत्र का सबसे हल्का चरण होता है, यानी आप कह सकते हैं लाइटेस्ट जो चरण है वह यहां तृतीय चरण की हम बात करते हैं। यहां के जातक जो होते हैं उनके अंदर संचार कुशलता होती है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वह इस नक्षत्र चरण के जातकों में होती है। यह जातक वाक्पटु होते हैं, रिश्तों को अहमियत देने वाले होते हैं, यानी कि रिश्तों की ओर इनका अधिक ध्यान होता है। धन के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं और जातक के जीवन में धन की और भौतिक सुखों की कमी देखी जा सकती है। यानी हम यहां इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों को बहुत अधिक अमीर नहीं मान सकते। जब यहां ग्रह पीड़ित हों, यानी कि इस नक्षत्र चरण में यदि कोई ग्रह है और वह पीड़ित हो तो जातक के जीवन में गरीबी देखी जा सकती है। यानी हम कम धन की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन यदि यहां पर कोई ग्रह है और वह पीड़ित है तो जातक के जीवन में गरीबी वाली स्थिति आ सकती है, जिसे हम दरिद्रता भी कहते हैं। तो यहां हम उस स्तर तक की बात कर सकते हैं। और यहां स्थित ग्रह जो होते हैं वह भौतिक और आध्यात्मिक तल के संतुलन को बनाते हैं।
यानी इन दोनों के बीच का संतुलन यहां स्थित ग्रह बनाते हैं। यह जातक शब्दों से खेलने वाले होते हैं, यानी कि वाक्पटु होते हैं तो शब्दों से खेलने वाले होते हैं। इन्हें शब्दों का सही अर्थ पता है कि शब्दों को कहां, कैसे, किसके सामने किस प्रकार प्रयोग करना है। तो यह शब्दों से खेलने वाले होते हैं, भावुक होते हैं, जोशीले होते हैं, अच्छी रुचियों वाले होते हैं, हास्य विनोद करने वाले होते हैं, लेकिन स्वयं थोड़े से उदास दिख सकते हैं। उदासी इनके चेहरे पर परिलक्षित हो सकती है। इसी नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों में से कुछ जातक कुछ नीचे स्तर के यानी निम्न स्तर के कार्य कर सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कुछ गलत कार्य हों, कुछ मानसिक विकृति के कार्य हो सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि व्यभिचार के कार्य हो सकते हैं। तो ऐसे कार्यों में इस नक्षत्र चरण के जातक लिप्त होते देखे जा सकते हैं। इनकी मानसिक परेशानियां अधिक होती हैं और यह संबंधों को सुलझाने के लिए सलाह देते हैं, भले ही यह उस पर स्वयं अमल करें या ना करें। और जब हम मूल की बात करते हैं तो जब चंद्र अगर इस नक्षत्र में हो तो हम मूल को लागू मानते हैं। तो यहां जन्मे हुए जातकों के जीवन में धन नाश की स्थिति देखी जा सकती है। यहां हम किसी सजीव की बात नहीं कर रहे हैं, यहां जातक के स्वयं का धन नाश होता है। अगर मूल में जन्मा है तो होगा। हां, अगर यह नक्षत्र लग्न में है, सूर्य इस नक्षत्र में है, तब हम उन परिस्थितियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन चंद्र यदि इस नक्षत्र में हो तब हम मूल लागू करते हैं। यहां यह बात विशेष रूप से समझ जाइए कि हम जब नक्षत्र की बात करते हैं तो हम लग्न से भी बात करते हैं, सूर्य से भी बात करते हैं, चंद्र से भी बात करते हैं, लेकिन जातक का जन्म मूलों में हुआ है यह शब्द तभी इस्तेमाल होगा जब चंद्र इस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। यानी जन्म के समय चंद्र इस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो और जातक की राशि धनु बनती हो, तभी हम मूलों की बात करेंगे। लग्न और सूर्य के लिए हम मूलों की बात नहीं करेंगे। और यदि इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है भ। अंत में बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि। यहां कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है और जब दृष्काण की बात करते हैं तो यहां मेष दृष्काण की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नक्षत्र स्वामी केतु की ऊर्जा, राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा, नवांश स्वामी चंद्र की ऊर्जा और दृष्काण स्वामी मंगल की ऊर्जा। तो यहां चंद्र की ऊर्जा भी है, मंगल की ऊर्जा भी है। और चंद्र मंगल का मिलन भी कई मायनों में अच्छा होता है, कई मायनों में अच्छा नहीं भी होता है। यह नक्षत्र चरण इस नक्षत्र का सबसे उत्तेजित चरण है, यानी इसके अंदर ऊर्जाओं की भरमार होती है। यहां ऊर्जाएं तीव्र होती हैं क्योंकि मंगल की ऊर्जा है, तो ऊर्जावान तो अपने आप ही हो जाता है। तो यह नक्षत्र चरण ऊर्जावान है। यहां अगर देखा जाए तो जातकों के स्वभाव को आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है। स्वभाव यानी कि उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको यहां आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है, यानी कि उनमें बाधा पहुंचाई जा सकती है। यहां भावनात्मक ऊर्जाओं को ग्रहों की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाने में कठिनाई होती है। तो यहां इन जातकों के साथ भी वही समस्याएं होती हैं कि इनके ग्रह इनको जो ऊर्जा दे रहे हैं, इनकी भावनाएं उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, तो मानसिक रूप से कष्ट अवश्य होता है और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। भावुकता अधिक होती है इनके अंदर, तो मानसिक परेशानियां भी अधिक होती हैं। हाँ, यह जातक उच्च पदों पर कार्य करते हैं। उच्च लक्ष्यों के नाम पर व्यक्तिगत जो इनकी भावनाएं होती हैं, उनका दमन किया जाता है। यह लक्ष्यों की बात करते हैं, ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं, वहां इनको स्वयं की भावनाओं का दमन करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अपनी भावनाओं को यह दबा कर आगे बढ़ते हैं और इनकी भावनाओं को न सिर्फ इनके द्वारा, कई और लोगों के द्वारा भी दबाया जाता है। और जातक अपने घर में और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कष्ट पाता है, उसका भी कारण यह स्वयं बनता है। जातक को सम्मान प्राप्त होता है, प्रशंसा प्राप्त होती है। यह जातक राज्य के प्रशासनिक पदों के जो पेशे होते हैं, प्रशासनिक पेशे होते हैं,
उनके अंदर सफल देखे जाते हैं। यानी कि हम यहाँ इन जातकों के लिए प्रशासनिक पदों की बात कर सकते हैं। और जब हम इन जातकों के अधीनस्थों की बात करते हैं तो हम हमेशा से इन जातकों को एक सलाह देना चाहेंगे कि विश्वास को थोड़ा कम करिए, क्योंकि इन्हें अपने अधीनस्थों से और अपने सहयोगियों से धोखे प्राप्त होते हैं। विश्वासघात होता है इनके साथ और वह धोखा ही इन्हें कई बार ले डूबता है। जातक बलवान होते हैं, चतुर होते हैं, सौम्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर रखने वाले भी हो सकते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को अपने काबू में ले सकते हैं। लेकिन आप यह भी समझिए कि यह कभी कभी इन्हीं सब बातों के कारण अभिमानी हो जाते हैं, क्योंकि विरोधियों को परास्त करने की भी इनके अंदर सामर्थ्य होती है। उसी चक्कर में यह कभी कभी बहुत अभिमानी हो जाती हैं। यदि चंद्र इस नक्षत्र में हो तो, क्योंकि यहां मूल वाली बात लागू हो जाती है, तो वहां जातक अत्यंत अभिमानी हो सकते हैं। और जातकों के जीवन में जो संबंधों की बात हम करते हैं तो विपरीत लिंगियों से इनके अधिक संबंध हो सकते हैं। यानी कि जातक के जीवन में अवैध संबंधों से हम ना नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल की ऊर्जा है। चंद्र मंगल मिलके कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि चंद्र स्त्री है और मंगल उत्तेजना है। अगर कहीं ना कहीं से कुंडली में शुक्र की और इन्वॉल्वमेंट हो गई तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो आप रोक ही नहीं सकते। तो यह होते हैं मूल नक्षत्र के जातक। और मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि केवल नकारात्मकता को ना देखें, उस नकारात्मकता के पीछे जो सकारात्मकता छुपी हुई है उसे भी देखने की कोशिश करें। और यदि इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है। उम्मीद है कि मूल नक्षत्र का यह विश्लेषण आप सभी को उपयोगी लगा होगा। और जहां तक मैं सोच सकता हूं कि जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है, जो गहराई मैंने उपलब्ध कराई है, वह भी आपको उपयोगी लगी होगी। और यदि आप मुझसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई संशय है, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कमेंट बॉक्स, इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा और अवश्य दिया जाएगा। जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तब हम आपसे एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, वह भी आवश्यक है। लेकिन यहां जो आप ज्ञान पा रहे हैं, जो ज्ञान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं करते हैं। यहां तक कि लोग अपनी कुंडली हमारे पास सीधी भेज देती हैं, और यदि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अधिक समय खाने वाली बात नहीं है, तो हम उसे विश्लेषण में भी नहीं मानते हैं। हम कई बार ऐसे ही उसका जवाब दे दिया करते हैं। लेकिन आप स्वयं समझदार हैं, ये घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। चलिए, ये सामान्य बातें हैं और यह बातें तो करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है। तो हमने आज मूल नक्षत्र के बारे में जो अपनी चर्चा थी वह यहां पूर्ण की। अब इसके बाद में जो हम चर्चा आपसे करेंगे, जो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, वह होगा अष्टम भाव का, क्योंकि हम सामंजस्यता से लेकर आना चाहते हैं। तो हम सप्तम भाव तक पढ़ चुके हैं, 8वीं राशि वृश्चिक तक पढ़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि अगली राशि और भाव आपके समक्ष एक साथ आए, तो इसलिए हम पूर्व में ही अष्टम भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम अष्टम भाव से संबंधित विश्लेषण करेंगे। अष्टम भाव से क्या क्या देख सकते हैं, क्या कारकत्व हैं और किस प्रकार हम अष्टम भाव को जातक के जीवन में समझ सकते हैं, वह सब चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अष्टम भाव के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा।
नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं